नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे सच के लिए कुर्सी कुर्बान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन में आपके विधायक दल की बैठक होगी जिसमें अगले मुख्यमंत्री पर फैसला लिया जाएगा। आपके बड़े नेताओं का नाम जब भी आता है तो सीएम केजरीवाल के बाद सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नाम सामने आता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि मनीष सिसोदिया भी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, लेकिन केजरीवाल ने सच के लिए कुर्सी कुर्बान करके नई सियासत को जन्म दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आप दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूरी तरह साफ किया कि वो मनीष सिसोदिया संग जनता के बीच जाएंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी से ही कोई सीएम की कुर्सी संभालेगा। अगला सीएम चुनने के लिए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम के नाम का फैसला होगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने एक और नया फार्मूला बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। केजरीवाल ने मन से सिद्धारमैया, पिनराई विजयन, ममता बनर्जी का भी जिक्र किया कि कैसे उन्हें केस में बांध कर रखा गया, जो कुर्सी नहीं छोड़ते उनकी सरकार गिरा देते हैं। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है। इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे की बात के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, अब ये बड़ा सवाल है। आतिशी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालका जी सीट से विधायक हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले भी आतिशी का जिक्र किया था। वही आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। वे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की अटकलें भी हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधायकों की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। ऐसे में 2 दिन के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में ही साफ होगा कि दिल्ली की कुर्सी का ताज अब किसके सिर पर सजेगा। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद कहकर समूचे विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है और फिर अपनी नई राजनीति का एहसास कराया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि यहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो मेरे पक्ष में जमकर वोट देना। मेरे इस्तीफे देने के बाद दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। आपके विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कोई और नेता सीएम पद पर रहेगा। मेरी मांग है कि फौरन चुनाव कराए जाए। नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करवाए जाए। नए सीएम का चुनाव अगले 1-2 दिन में कराया जाए। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे। सीएम केजरीवाल ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़ी उन्होंने कहा है कि मेरी मांग है कि जल्द ही चुनाव कराए जाएं। ताकि मैं चाहता था कि 15 अगस्त को आतिशी झंडा फहराएं। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ये एक करके सबको जेल में डालते। मुझे और सिसोदिया को अलग अलग जेल में रखा गया। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि आज से 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने विपक्ष की नींदें उड़ा दी हैं। क्या ये नई राजनीति का आगाज है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का? मनसे से अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल ही जमानत मिली थी परसों जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को और आज उन्होंने बातचीत की, संबोधन किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो अब इस्तीफा देंगे 2 दिन बाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आप पार्टी से ही कोई ना कोई अगला मुख्यमंत्री होगा। हालांकि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आज मंच से बहुत अहम बातें कही और इसी पर हम चर्चा करेंगे। अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर श्रीवास्तव आप प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत प्रखर श्रीवास्तव जी आपसे करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, इसने सभी को चौंका कर रख दिया है या यूं कहें कि विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। सबसे पहले तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। यशी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। यशी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का ये फैसला सबको चौंका के रख दिया। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल इस वक्त हम लोग भावुक हैं। हम लोगों के लिए इस वक्त बहुत ही ऐसा क्षण है कि हम इस क्षण को हम बता भी नहीं पा रहे कि हम लोग को कैसा ऐसा कठोर फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने लिया। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को
खत्म करना चाहती थी, निस्तेनाबूद करना चाहती थी। उस षड्यंत्र को आज माननीय मुख्यमंत्री ने आज अपने व्यक्तित्व में भी बिल्कुल जाहिर कर दिया कि ये जब चाहते थे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजकर इस्तीफा ले लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो इनका ये प्रचलन चल रहा था ना, ये जो प्रथा चल रही थी अच्छी थी कि आप अगर आप किसी विधायक को खरीद नहीं पा रहे हो, किसी कार्यकर्ता पार्टी को तोड़ नहीं पा रहे हो, तो वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। जेल भेज दोगे वो टूट जाएगा, उसके नेता टूट जाएंगे, उसके कार्यकर्ता टूट जाएंगे। मगर ऐसा यशी जी भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था, इस मंसूबे में असफल और आज माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आज उन्होंने ये दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जो जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे ना, सत्ता के लालची हैं और ऐसा है, तो आज उन्होंने ये अपने सीएम पद को इस्तीफा देकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो उनके पास जो एक ईमानदारी की एक छवि है ना, उसी को लेके चल रहे हैं। यशी जी अगर उनको किसी भी प्रकार का सत्ता का उनके अंदर लालच होता ना, तो 2013 में 2 महीने की भी सरकार पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने सीएम के अपने उसूलों को लेते हुए सीएम पद पे लात मार दी थी। अगर मुख्यमंत्री को किसी प्रकार से लालच होती यशी जी कि उनको आज की डेट में यशी जी कोई चपरासी की भी नौकरी छोड़ता है क्या? निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मुंह पे तमाचा है। ये ऐसा फैसला लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुझे यकीन से मैं कह सकता हूं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने पे सांप लौट रहा होगा, समझ नहीं पा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, इसीलिए उल्टे सीधे बयान इनके आ रहे हैं। मैं सुबह से देख ही रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बयानों पर भी बातचीत करेंगे और भी प्रवक्ता हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक कुमार बीजेपी नेता प्रदेश मंत्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, अरविंद केजरीवाल का ये चौंका देने वाला ये फैसला कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे और आप पार्टी से ही कोई ना कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इस पर? क्योंकि विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये महज कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सिंपैथी वोट गेन करने के लिए किया जा रहा है। यासी जी, आवाज मिल रही आप? जी जी। यासी जी देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जमानत पर बाहर हैं, सशर्त जमानत पर हैं। इसका बहुत बड़ा खेल करने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है ये करना चाहती है। ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास करना चाहती है। ये चाहते थे जिस प्रकार से सोरेन साहब ने जैसे ही जेल जाते इस्तीफा दिया, फिर अपना दूसरा व्यक्ति सीएम बनाया, ये चाहते थे केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें उसी वक्त, और ये अपना जो खेल रचना चाहते हैं, जिस प्रकार से शिकंजे में दिल्ली सरकार को इन लोगों ने कस रखा है। बहुत सारे अधिकार एलजी महोदय को दे रखे हैं। इसी प्रकार से ये चाहते थे किसी तरह से राष्ट्रपति शासन इस प्रदेश में लग जाए, लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए इनके मंसूबों पर पानी फेर, और आज जब फैसला इन्होंने किया है कि 2 दिन बाद ये इस्तीफा देंगे, उसके बाद भी बीजेपी कयास लगा रही है किसी तरह से कोई भी बारीकी ढूंढकर ये राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करें। और इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हो चुका है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को जेल भेजना इस सरकार में आम बात थी। आपको याद होगा इंदिरा जी के खिलाफ ही एक साजिश रची गई, तब ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से जाती थी, जनता पार्टी के नाम से जानी जाती। इन लोगों का काम ही रहा है लोग षड्यंत्र रचना और तानाशाही रवैये से सत्ता हासिल करना, लेकिन अब इनका गिराफ गिरना स्टार्ट हो चुका है। हरियाणा में चुनाव में ये स्पष्ट है, वहां स्पष्ट रूप से काम करता है। बीजेपी के षड्यंत्रों पर जो खेल है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को इस चुनावों में मिलेगा। जहां जहां चुनाव है वहां बीजेपी मुक्की खा रही है।
उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां से एक क्रिकेट चुनाव से पूर्व ही तमाम जिलाधिकारियों को इधर उधर कर देखिए दिया गया। यही तो कहा जा रहा है कि ये महज चुनावी स्टंट है, कि जिस तरीके से चुनाव होने हैं उससे पहले इस तरीके का बयान देना। रुक जाइए अशोक कुमार जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, आते हैं। पेशेंस वाली बात नहीं, आप हमारे ऊपर आरोप लगवा रहे हैं और आप कह रहे पेशेंस रखिए। रुकिए थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अशोक कुमार सिंह बात आप कर रहे हैं। सम्मानित न्यूज चैनल पर आप धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून व्यवस्था का। गाड़ी किनारे लगा लीजिए, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल में चलिए। देखिए आपको बहुत सम्मानित डिबेट में बैठे हुए हैं आप। गाड़ी खड़ी है, नहीं अभी आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी खड़ी है भाई, रुक जाइए आप कुछ भी कर रहे हैं प्लीज। बहुत सम्मानित चैनल पे बैठे हुए हैं। प्लीज कानून व्यवस्था का मुझे मालूम है। प्रकाश श्रीवास्तव जी, अशोक कुमार जी, एक सेकंड रुक जाइए। मैं मान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत कुछ कहना होगा, लेकिन रुक जाइए। नहीं, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी बता रहे हैं। ठीक है अशोक कुमार जी, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। रुक जाइए अशोक जी, एक भाजपा सेकंड। से ज्यादा कोई सम्मान नहीं करता, भाजपा कानून के। महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत क्लियरली कह देना चाहती हूँ, मेरी चर्चा में बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऑल ऑफ यू। अशोक कुमार जी और अनिल शर्मा जी, प्लीज। अशोक जी रुक जाइए, मैंने अभी आपको बोला थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपनी बात को पूरा कर सकते हैं अशोक कुमार जी। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज बताइए, अभी जैसे आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, उनके मुख्यमंत्री जी ईमानदार थे, उन्होंने 13 दिन वो 2013 में सरकार बना के इस्तीफा दे दिया। मैं आपको देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत क्लियर और साफ और स्पष्ट शब्दों में, कि आप ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री आरोप लगने के बाद जेल में जाते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, जब वो जेल जाते हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार कानून का, संविधान का मजाक उड़ा रही है। आज जब उनको जमानत मिलती है, लंबे समय से जेल में छूट के आते हैं, तो कहते हैं संविधान की जीत है, हमें कानून से न्याय मिला। मतलब आप एक चीज बताइए, आप जेल जाते हैं तो कानून आपके लिए बुरा है, आपको जो कानून जमानत दे देता है तो आपके लिए कानून ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कथनी और करनी, आप पहले एक बात ये डिसाइड करें कि कानून सही है और देश के कानून पर, देश के न्यायालय पर आपको भरोसा होना चाहिए। और भरोसे के बाद आपको देश की एजेंसी जांच कर रही है, वो जांच के बाद आपका जो परिणाम होगा, जो चार्जशीट फाइल होगी, आपको वो दिखेगा। लेकिन आप आज इतने दिन जेल में काटने के बाद आज आप सिंपैथी के लिए कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, आप चोर मुख्यमंत्री हैं। और जब आप चोर हैं तो आपको उस कुर्सी पे संविधान ने मना, कानून ने मना किया कि आप नहीं बैठ सकते हैं। तब आप कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा कानून के अनुसार। आप जब कानून की बात का पालन कर रहे हैं तब आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसमें आप चोर हैं और चोर को उस कुर्सी पे बैठने का अशोक जी, अभी कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है? आप नहीं कह सकते किसी को इस तरीके से। देखो आंसर आप समझे नहीं। कोर्ट ने आपको ये कहा कि आप उस कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप वहां साइन नहीं करेंगे, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और आप किसी फाइल को नहीं देखेंगे और सर जमानत है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोर्ट ने मान लिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोर्ट ने मान लिया है अशोक जी। देखिए कोर्ट ने, मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि आप एक चीज बताइए कि एक मुख्यमंत्री देश में इससे ज्यादा देश के लिए, संविधान के लिए शर्म की बात क्या होगी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वो पार्टी का संयोजक भी है, मुखिया भी है, और वो कानून, वो इतना तो बड़ा तानाशाह है कि वो गलत होने के बाद श्रीवास्तव जी कोर्ट उसको कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे। इस्तीफा देने में देरी इतनी क्यों भाई? आप आए थे, आपको पहले दिन पता था कि सशर्त जमानत मिली है, आपको जेल से निकलते ही सबसे पहले इस्तीफा देना था। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभा बुला के कह रहे हैं कि मैं 2 दिन बाद दूंगा। अरे भाई, आप जिस दिन बेल मिल गई थी उसी दिन दे देते, आपको सशर्त जमानत मिली थी। तो आप एक चीज बताइए, जो इतना बड़ा चोर है, खुद इतना बड़ा अशोक जी, और वो दूसरे को आरोप लगा रहा है, आप बार-बार ये शब्द उपयोग करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के चोरों को तो मुझे लगता है देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप कैसी बात करो, और यहाँ पता नहीं आप लोग कैसी शब्दों का चयन सही करवा दीजिए। वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं,
अगर देखिए आप वो मुख्यमंत्री नहीं है, सम्मानित चैनल पर प्रकाश जी, आप वो मुख्यमंत्री नहीं है, भाषा बहुत वो इस्तीफा की घोषणा मुझे भी भाषा आती है नहीं है, और मैं इसलिए जोर बोल रहा हूँ। मैं देश के मैं अपनी शब्दों की गरिमा को बरकरार रखता हूं। मैं तो जी, मैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं, मैं एक इस्तीफा क्या कह रहा हूँ, मेरे मुझे भी भाषा अशोक कुमार जी अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं है। अशोक जी अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। अशोक जी आई एम वार्निंग यू। अशोक जी प्लीज, आप इस तरीके से डिबेट में बात नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति सामने से अपना वक्तव्य रख रहा है तो उसको सुन तो लीजिए, सुनने का मादा होना चाहिए, सभी प्रवक्ताओं में होना चाहिए। 10 मिनट से वही सुन रहा हूँ मैं। 10 मिनट से आप नहीं सुन रहे, आपको आए हुए भी 5 मिनट नहीं हुए। अशोक जी प्लीज, प्रकाश श्रीवास्तव जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद महेंद्र जी और मोहम्मद साजिद जी का रुख करते हैं। और भी प्रवक्ता है पैनल में। जैसी जी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इनके सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए भाग गए, खैर मुझे इनसे यही सवाल थे, साफ बात थे कि अगर इनको इतनी ही दिक्कत थी तो इनसे मैं जानना चाह रहा था कि इन्होंने जो 5 बेंच की जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था उसको पलट, क्या ऐसी विडंबना आ गई थी उसको पलटना पड़ा? क्यों एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत थी, क्यों एक जो ताकत थी, एक निर्वाचित एमएलए की ताकत थी, वो छीन कर एलजी साहब को दी गई? क्यों एनसीबी जो हमारे हाथ में थी वो हमसे छीन लिया गया? क्यों 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 ये पीएमएलए एक्ट के अंदर संशोधन करा बैकडोर में पार्लियामेंट में जाकर? तो ये सब चीजें मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल था आपके माध्यम से कि मैं जानना चाह रहा था इसी क्या विडंबना आ गई थी। इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो चले गए फिलहाल। यशी जी मुझे मालूम है जिस तरीके का वो व्यक्तित्व पेश कर रहे थे, यशी जी मुझे मालूम है आपकी डिबेट में ये सब चीजें नहीं चलती है, मगर मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा दिल्ली सरकार से कि ऐसे व्यक्ति का चालान जरूर कटना चाहिए। वो एक सम्मानित डिबेट में बैठे हो तो चलती डिबेट के दौरान वो गाड़ी चला रहे थे, चालान जरूर कटना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का। मोहम्मद साजिद जी, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और माना जा रहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसको मास्टर कार्ड कह सकते हैं, या जिस तरीके से हरियाणा में भी चुनाव होने हैं और जगह चुनाव होने हैं, और ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अच्छी कोशिश थी और महिलाओं को सम्मान देने की तैयारी की जा रही है कि जिससे समाज में अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मान मिले और महिलाओं की बात को रखा जा सके। ये इसी की पहल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर मामले में दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी पर भी तमाम आरोप लगाए हैं उन्होंने। तो ये आपके लिए भी एक बहुत सुखद और बहुत खुशी की बात है कि एक महिला को हो सकता है कि जल्दी ही दिल्ली की कमान मिले, और जो कैपिटल है, जो कंट्री कैपिटल है, देश की राजधानी है, उसकी कमान एक महिला के हाथ में होगी। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं मानता हूँ कि मोहम्मद साजिद जी जो बात पर मुहर अभी तक प्रकाश श्रीवास्तव जी लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो भी केजरीवाल की आसानी से उनसे लड़ाई लड़ते साजिद जी जिस बात पर मुहर लगाने की हिम्मत अभी प्रकाश श्रीवास्तव जी भी नहीं कर रहे हैं, उस बात को कहीं ना कहीं आप इशारों में कह रहे हैं। नहीं, जो है उम्मीद वही है कि जहां तक है किसी ना किसी महिला के हाथ में कमान होगी और 2 दिन बाद जो है वो देश को एक नई महिला मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आतिशी मार लेना या फिर सुनीता केजरीवाल जी, ये तो देखना होगा। वापस आते हैं आपके पास, महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, दिल्ली में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक बड़ा तगड़ा झटका दे दिया है विपक्षी दलों को इस्तीफा देने के लिए। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष या बीजेपी की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, उनको इस्तीफा देना ही था, और वो अब एक सिंपैथी वोट जो है वो भी गेन करना चाहते हैं आगे आने वाले चुनावों को लेकर। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, खासकर उनका फोकस वहां पर है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे की पेशकश को लेकर? यही दरअसल अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं और पहले भी जब वो राजनीति में आए एक कदम विपक्षियों से हमेशा आगे रहे हैं। आज भी उन्होंने, कोई नहीं कह रहा था कि इस्तीफा दे देंगे, वो किसी को अंदाजा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब वो जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, और एक पॉलिटिशियंस को एक नया रास्ता दिखाया कि आप बिना इस्तीफा दिए हुए भी आप
सरकार चला सकते हैं। बीजेपी तो लगातार मांग ही कर रही थी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया इस्तीफा। अभी ये अरविंद केजरीवाल ही जानते थे केवल कि उन्हें क्या करना है, और ये कहा जाएगा कि उन्होंने एक कदम आगे फिर चाल चल दी। सारी विपक्षी पार्टियां देखती रह गई कि वो क्या करेंगे, और उन्होंने एक तरीके से कहा जाए रणनीतिक तौर पर वो आगे निकल गए। इसका माइलेज उनको हरियाणा के चुनाव में भी मिलेगा, इसका माइलेज उनको दिल्ली में आने वाले चुनाव में हो सकता है। वो जनवरी से पहले भी चुनाव हो जाए, जनवरी में ड्यू है चुनाव, तो उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर एक बड़ा अच्छा काम किया। अब वो 4 महीने दिल्ली में जैसे मनीष सिसोदिया पद यात्रा कर रहे हैं वैसे ही वो जाएंगे, और एक नैरेटिव सेट होगा कि जैसा उन्होंने कहा भी पहले ही उन्होंने सेट कर दिया कि जनता की अदालत से अब मुझे मुहर लगवानी है, वहां से मैं अगर बरी हो जाऊंगा कोई मुझे रोक नहीं सकता ये काम करने से। तो अब बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे दिल्ली सरकार के पास अधिकारों का मुद्दा है, जिस तरीके से कटौती की गई दिल्ली के पास, अब मुख्यमंत्री के पास एक तरीके से अधिकार ही नहीं बचे। सारे अधिकार राज्यपाल के पास जिस तरीके से समय समय पर दिए गए हैं, यहाँ तक कि वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, वो अधिकार भी उसे छीन लिए गए। तो वो सारे मुद्दे अब दिल्ली के चुनाव में, और बड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा उनको, एक चीज है। दूसरा, बीजेपी के पास हमला करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कोई एक फ्रेश चेहरा होगा। जैसा कि अभी कह रहे थे मोहम्मद साजिद साहब की कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकता है, महिला मुख्यमंत्री हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री भी बनने, लेकिन कोई ना कोई नया चेहरा आएगा जिसके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, बीजेपी वो घेर ना सकता। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी पे अरविंद केजरीवाल काम कर रहे होंगे, और कोई कयास लगा नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा से, वो चाहे वो जब चुनाव में आए थे तब भी वो बीजेपी, और तब तो कांग्रेस भी विपक्ष में थी, कांग्रेस भी ये समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर क्या उनके लिए स्ट्रेटजी अपनाई जाए उसकी खातिर, क्योंकि जैसे उन्होंने बिजली पानी ये सब चीजें फ्री की, अब कार्ड किसी के पास नहीं थी, इसके पास बहुत सारी चीजें उन्होंने की, स्कूल का एजेंडा जब उन्होंने पकड़ा, तो वो बहुत सारी स्ट्रेटजी जो है वो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके आसपास जो बहुत निकटस्थ लोग होते हैं वो भी अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे। ठीक है महेंद्र सिंह जी, उनका वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं सच के लिए कुर्सी कुर्बान, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। स्वागत है और बात कर रहे हैं सच के लिए कुर्सी कुर्बान, चर्चा इसी पर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगला मुख्यमंत्री जो है वो आप पार्टी से ही होगा, ये भी उन्होंने कहा है। अब सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। अमित जैन जी आप से हरियाणा प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जैन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमित जैन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रखर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। प्रखर जी, सवाल जो अब सबके मन में है वो यही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। अभी जिस तरीके से मोहम्मद साजिद जी कह रहे थे कि महिला मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली को मिलने वाली है, और हालांकि 2 नाम सबके जहन में हैं, हालांकि मुहर किसके नाम पर लगेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या मैंने सुबह भी आप जब फोन लाइन पे थे तब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आखिर जनता कितना एक्सेप्ट कर पाएगी किसी और को मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए यशी जी, निश्चित तौर पर हम लोगों, देखिए मैं तो मैं कोई नहीं होता हूं कि मैं बताऊं कौन होता है। देखिए विधायक, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करा है अपने शब्दों में, अपने आचरण में, कि विधायक दलों की बैठक होगी और जो सर्वसम्मति से जो भी फैसला आएगा यशी जी, उनका नाम आगे रखा जाएगा, वो आने वाले वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे निश्चित तौर पर। और आपको के न्यूज को सबसे पहले जानकारी इस बात की मिलेगी पार्टी की तरफ से, कोई भी आधिकारिक तौर पे अगर कोई बयान आता है तो। अभी अगर आप मुझसे अगर आप मुझसे पार्टी के उससे पूछेंगे तो यही मेरे पास जानकारी है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसी पर जो चर्चा, जिसका नाम निकल के आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री आने वाले वक्त का होगा दिल्ली का। अमित जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जैन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ,
हरियाणा की राजनीति में इस इस्तीफे का क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे माना जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है और जिस तरीके से चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, कहीं ना कहीं ये जो इस्तीफे की पेशकश की गई है ये एक सिंपैथी वोट है जो जरूर मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, और विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है। मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली हरियाणा की राजनीति पे इसका इफेक्ट ये पड़ेगा। अब हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी फ्री माइंड से हरियाणा पे फोकस कर सकते हैं। फिर भी उसका इफेक्ट मैम ये पड़ेगा, हमारी सीटें भाई ज्यादा आएंगी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी हरियाणा में मेहनत जो है वो काफी तेज कर दी है, काफी सारे फैसले जो है वो हरियाणा के लिए लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आश्वस्त है और कमर कस ली गई है। लेकिन इसका असर कितना हरियाणा में पड़ेगा अमित जैन जी, अगर हम अंदर खाने की बात करें तो कितना असर आप देख पा रहे हैं? मैम 60+ सीटें लेके हम अपने सीएम साहब बनाएंगे हरियाणा में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी। अशोक कुमार जी, देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई आम आदमी पार्टी से सीखे, और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कोई दुविधा नहीं है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 100%, आप लिख लीजिए मेरी बात, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई गलत नहीं है, इंसान है, इंसान की फितरत है, वो सपने देख सकता है, सोच सकता है। तो मैं किसी को सोचने पर, किसी के हसीन सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ये बिल्कुल आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, आश्वस्त हो जाइए सब। दूसरी बात ये है, प्रखर जी आते हो रुकिएगा, और मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि अरविंद जी विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में निश्चित होगा कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं आपको अभी उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इंटरनल उनमें क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि शायद दिल्ली को, कंफर्म नहीं, शायद दिल्ली को एक दूसरी राबड़ी जी मिले, और ये दिल्ली की जनता के लिए दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अरविंद जी का व्यक्तिगत मामला है और वो पार्टी के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुखिया हैं, तो वो चेयरमैन है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि आपको पता होगा कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी डिसाइड कर रखा है, पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कंपनी बना दिया है कि ये कंपनी है और ऐसे ऐसे काम की है। तो मैं एक कंपनी के सीईओ के लिए और या चेयरमैन के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, वो जैसे भी काम कर रहे हैं वो करेंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वो शायद जो मार्ग, जिस मार्ग के लिए वो आए थे जो काम करने के लिए, वो उस मार्ग पर वापस लौटे, भटके ना। जिस मतलब चोरी नाला साफ करने आए थे गंदगी का, उस गंदगी के नाले में खुद ही सबसे बड़े सरोकार हो गए, सहभागिता निभा दी है। तो मैं तो इनसे कहूंगा कि ये जब भी ये उनसे मिले तो उनको बताएं कि हम सफाई करने आए थे, हम खुद कीचड़ बनने नहीं आए थे। और जिस तरह से आप अपनी जीत बताते हैं हर जगह, मतलब एक बेशर्मी की हद होती है। आप पिटते हैं तो कहते देखो मुझे पीटा, और आप किसी को पीटते हैं तो कहते देखो नहीं वो भी तब भी मुझे पीटा। आपको न्यायालय पर भरोसा है या नहीं है, मैं ये नहीं समझ पाया। आप कहते हो कि न्यायालय एक समय पे कि भैया न्यायालय गलत कर रहा है, जमानत नहीं दे रहा है। दूसरी बार जब न्यायालय जमानत देता है, देखो न्यायालय हमारी जीत है, न्यायालय बहुत अच्छा है। तो आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। और राजनीतिक, जब आप राजनीतिक व्यक्ति होते हो, राजनीतिक परिदृश्य में आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे आप चला रहे हैं, तो उस कंपनी में भी आपको आपके हर एम्प्लॉय का ध्यान रखना है। ठीक है, अशोक जी, कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कोर्ट ने इसको कंपनी बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मैं तो आम आदमी पार्टी बोल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट कह रहा है कंपनी है ये। तो ये मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो कोर्ट पर भरोसा रखते हैं, तो कोर्ट की बात माने। चलिए प्रखर श्रीवास्तव जी, कंपनी है, ठीक है, जवाब तो देने दीजिए, प्रखर श्रीवास्तव जी का जवाब तो सुन लीजिए। प्रखर जी। यशी जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा था, कितना अच्छा लग रहा था अशोक कुमार जी अब कितने विनम्रता पूर्वक अपना व्यक्तित्व रख रहे थे। आपकी डांट का बड़ा अच्छा असर पड़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी डांट के बाद अब अशोक कुमार जी बिल्कुल, देखो मैं डांट नहीं, मैंने सुना नहीं, बहुत अब बुरा ना मानिए, बुरा ना मानिए प्लीज, बुरा ना मानिए। अच्छा बात सुन लीजिए, देखिए मैंने बोला नहीं ना आपके बीच में, अब आप भी एक अच्छे प्रवक्ता की तरह शांतिपूर्वक सुनिए। मुझे मालूम है आप लोगों को पेशेंस नहीं है सुनने का, मगर तब भी आप एक सामान्य डिबेटर। खैर यशी जी, आपका सबसे पहले अशोक कुमार जी प्लीज। यशी जी, आपका सबसे पहले हृदय की गहराइयों से आभार कि आपने अशोक जी को बिल्कुल सही करा।
दूसरा मैं पूछ रहा था कि चले गए थे मेरे सवाल से बच के, मैंने इनसे पूछा कि ऐसी क्या विडंबना आ गई थी। अशोक कुमार जी प्लीज सुन लीजिए पहले। यशी जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर रहा अशोक जी से, मैं आपके माध्यम से यशी जी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या विडंबना आ गई थी कि इनको 5 जजों का बेंच का फैसले को बदलना पड़ा, पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, क्यों हमसे एनसीबी छीन ली गई थी। तीसरा सवाल मेरा इनसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, क्यों एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की ताकत छीन के एलजी को दे दी गई और हमारे निर्वाचित एमएनओ की ताकत एलजी को दे दी गई। अच्छा खैर, सबसे तीसरा सवाल, ये हरियाणा की बात बोल रहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए ये ना आपसे छुपा है यशी जी, ना आपके दर्शकों से छुपा है कि किस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। खुद के मंत्रियों के जो मंत्री पद पे थे उनके टिकट काटे जा रहे हैं, बाहर से जेजेपी के को बुलाकर, जेजेपी पार्टी को बुला के उनके कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है। इनको ठीक से इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है हरियाणा चुनाव में। और ये देखिए कैसी बात, मतलब निर्लजता देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए यशी जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अशोक कुमार जी हरियाणा में फटाफट जवाब दीजिएगा, इसके बाद और लोगों का रुख नहीं दिया जा रहा। हाँ, इनके विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है और ये बात बोल रही व्यक्तित्व पेश करें। और खैर मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं दिल्ली के अंदर, प्रखर जी इतने सवाल एक साथ मत पूछिए वरना अशोक जी भूल जाएंगे। अशोक जी देखिए, पहली बात, अभी जैसे प्रखर आपके माध्यम से ही मैं बोलूंगा कि एक बात बताइए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के जज भारतीय जनता पार्टी ने बोला था। देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये सब जानते हैं। जिस व्यक्ति को खुद न्यायपालिका पर एक बार भरोसा होता है, दूसरी बार वो संदेह जताता है, तो उस व्यक्ति की इस बात पर मुझे जवाब देना मुझे लगता उचित नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने मंत्रियों को टिकट काट रही है। आपको पता हो, भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें हर जो गलत होगा उसको टिकट कटेगा, जो सही होगा उसको टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपको पता हो कि भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि कहां से कहां प्रधानमंत्री आए। तो आपको एक बहुत क्लियर बताता हूं कि हरियाणा में टिकट कट रहे हैं, दूसरी पार्टी के मिल रहे हैं, राजनीतिक बात है, राजनीतिक पार्टी राजनीतिक बात करेगी, बाकी का टिकट काटना है। अशोक जी जब इतना ही संतोष है अपनी पार्टी के लिए, देखिए फिर जब ऐसी बात करते हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। सुनिए अशोक जी, जब इतना ही संतोष है अपनी पार्टी के लिए तो दूसरी पार्टी के लिए भी इतना ही संतोष रखिए ना, कि राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अब आप या तो न्यायालय पे बात, या तो न्यायालय को भरोसा माने, या फिर राजनीतिक पार्टी के प्रतिद्वंदी होकर बात करें। आप न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रुक जाइए अनिल शर्मा जी, भरोसा करते हैं। यशी जी बस सिर्फ मैं 10 सेकंड यशी जी सिर्फ 10 सेकंड, मेरा 10 सेकंड है। मेरा छोटा सा सवाल है आपके माध्यम से, मैंने सिर्फ ये पूछा, जो 5 जजों की बेंच का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था जिसमें कहा गया था कि जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की ताकत होती है, जो निर्वाचित विधायकों की ताकत होती है, वो उनके पास रहेगी, ना कि एलजी और ना कि अधिकारियों के पास जाएगी। क्यों इन्होंने, क्या ऐसी विडंबना आ गई थी, इन्होंने उस आदेश को, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पार्लियामेंट में जाके पलटा। दूसरा सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्यों ऐसा, क्या विडंबना थी, क्या करना था इनको, जो पीएमएलए एक्ट में इन्होंने सेक्शनों में संशोधन करा पार्लियामेंट में जाके बैकडोर से, जबकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड ठहरा दिया था। मेरे 2 सवाल है आपसे, निवेदन है इसका जवाब ले लीजिए अशोक जी से, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये देंगे नहीं, भाग जाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको, अशोक जी, देश में लोकतंत्र सर्वप्रथम है। देखिए एसपी जी, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और इस बीच कोई टोकेगा नहीं। अशोक जी, देश में लोकतंत्र सबसे ज्यादा इंटर आप ही करते हैं बीच में। दूसरी बात ये कि फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। अब मैं जवाब दूं इनका, प्लीज। ये मेरा जवाब सुनने के भागेंगे तो नहीं। अब मेरा जवाब सुन लीजिए कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र से ही देश चल रहा है, और लोकतंत्र संविधान ने बनाया, संविधान के अनुसार देश चल रहा है। तो संविधान में जो अधिकार सरकार को दिए गए, तो सरकार अगर संविधान में दिए गए अधिकारों का उपयोग करती है तो वो न्याय सम्मत है और देश के परिदृश्य से बहुत अच्छा है। तो देश के संविधान ने अधिकार दिया। आप एक चीज मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में जाके नियम बदलना क्या ये संविधान में नहीं है? संविधान ने मना कर दिया है। अगर संविधान में लिखा है और भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है, संविधान को मानती है और संविधान के अनुसार न्याय प्रक्रिया में जाके वो कार्य करती है, तो वो गलत है। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के खुलेआम लूट मचवाते हैं, ये सही है।
ठीक है, चलिए अनिल शर्मा जी। और दूसरी बात, मैं इनके सवाल का जवाब अभी खत्म और नहीं अगर हुआ इनको ये अशोक जी समझ में नहीं आपका। आया हो तो एक बार इनको मैं पर्सनली अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, देश मैं कानून से चलेगा, नंबर संविधान मैं से चलेगा। आगे बोलूंगी, नंबर फॉरवर्ड करेंगे आपको। अनिल शर्मा जी, जी क्या लगता है आगे की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में फर्क पड़ने वाला है? असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा? देखिए यासी जी, अभी बहुत बढ़िया से हम सुन रहे थे दोनों प्रवक्ताओं, लेकिन शब्दों का चयन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से शब्दों का चयन नहीं होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बड़े आराम से अपने शब्दों को रखते हुए राबड़ी देवी जी का अपमान कर, दूसरी राबड़ी देवी दिल्ली को मिलने वाली है, दिल्ली का बेड़ा गर्क होने वाला है। भाई राबड़ी देवी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनी तो क्या बिहार का बेड़ा गर्क हुआ? आप यही साबित करना चाहते हैं? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी आपकी सरकार बनी, आपने किस प्रकार से सरकारें बनाई ये भी आपको पता होगा। खरीद फरोख्त करके आपने सरकारें बनाई। दूसरों को चोर कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इनको। इनके मंत्री खुलेआम अपराध करते हैं, इनके नेता खुलेआम अपराध करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती रही। ब्रजभूषण शरण सिंह जब पहलवान बेटियों पर अत्याचार होता रहा और बीजेपी इनको ट्रोल करती, उनको बचाने का काम करती रही। जब वो अपराधी साबित हो गए तो उनके बेटे को टिकट दी गई। क्या ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये न्यायपालिका और संविधान की बात करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था में कहां ऐसा लिखा है कि आप बुलडोजर चलाइए? किसी संविधान में, किसी भी धारा में, अनुच्छेद में एक भी शब्द जगह हो कि अपराध अगर मैंने किया है मेरे पिता के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, आपने अपराध किया हो और आपके बेटे के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, उनके आपके पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाए, माँ बेटी को बुलडोजर नीति के तहत झोपड़ी में जलाकर मार दिया जाए, ये कहाँ व्यवस्था है? हरियाणा में अगर पहलवान बेटियों पर जब वो मॉडल लेकर आती हैं तो आप उनको गले लगाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, ये हमारी बेटियां हैं। जब उन पर अत्याचार होते हैं वो न्याय की गुहार लगाते हैं तो देखिए अनिल जी, सीधे सीधे तौर पर एक बात, मेरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ठीक है, नीति और नियत पर बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि अभी कहा गया है कि उनको सशर्त जमानत मिली है, उनके पास वो अधिकारी नहीं थे, मजबूरी थी उनको इस्तीफा देना। इस पर मैं फटाफट आपका वक्तव्य चाहूंगी क्योंकि अब समय भी कम है हमारे पास। देखिए केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया है वो उनका पर्सनल है और बहुत अच्छी नीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पेशो पेश में है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घबराई हुई है कि आखिर नई रणनीति क्या होगी। उसको यह एहसास नहीं था कि केजरीवाल आते ही इस्तीफा दिया। बिल्कुल, उन्हें लगता था केजरीवाल आएंगे फिर कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। एक मखौल और मजाक बनाकर रख दिया था। मैं देख रहा था कुछ चैनलों पर, प्रखर श्रीवास्तव जी के साथ ही कुछ लोग बैठे थे उस डिबेट में, श्याम सलोने पर से बीजेपी के नेता हैं वो बैठे हुए थे, मैं देख रहा था उसको। तो वहां भी एक मजाक बनाया जा रहा था कि केजरीवाल को जमानत दी गई है, इंडिविजुअल व्यक्ति को दी गई, उनकी बीमारियों को लेकर दी गई है। अरे भाई, कानूनी प्रक्रिया में आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अपने प्रवक्ताओं को कम से कम इतना रिपोर्ट करके भेजें कि कम से कम जिस प्रकार जहां सरकार जो न्यायालय ने अगर चोर साबित नहीं किया, जमानत पर जो व्यक्ति है जिसका केस चल रहा है, ठीक है वो अंदर, लेकिन केस साबित नहीं हुआ। केस साबित होने पर यह जमानतों का दौर खत्म। ठीक है अनिल जी, वापस आते हैं मोहम्मद साजिद जी, रिएक्शन आपका चाहूंगी मैं फटाफट इसी पर, जो विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया है। अनम्यूट कीजिएगा। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो भी फैसला लेंगे वो बेहतर होगा और सारे विधायकों को मीटिंग के बाद वो जल्दी फैसला लेने वाले हैं और उससे दिल्ली की जनता का भी भला होगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आपको और जो विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश में लगी है उसकी कोशिशें नाकाम होंगी और दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली की जनता के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। काफी वहां के लोगों के लिए भी जो है वो शांति भरा संदेश होगा, शांति होगी, क्योंकि
वहां विकास नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप करके विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। ऐसी स्थितियों में अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता के माध्यम से सबक सिखाएंगे। और ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चल रहे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता सबक सिखाएगी। उनकी झूठ की कथनी और करनी जो है वो जनता समझ चुकी है और उनको सबक सिखाएगी। देश की जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर और जो लूट बची हुई है उस पर मतदान करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अर्थ से फर्श पर लगाकर रख दिया है, उसी तरह से इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता नीचे ले आई। ठीक है। अमित जैन जी, क्या ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि अब टिकट काटे जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं? कई सारी चीजें जो हैं वो फेरबदल जो है वो देखने को हरियाणा में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अब की बार बीजेपी की 20 से ऊपर सीटें नहीं मिलेंगी आपको पूरे हरियाणा के अंदर। जो 10 साल से काम किया हम सब देख रहे हैं, कोई मतलब हरियाणा के लिए अच्छा काम नहीं हुआ है। ठीक है, महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, देखिए बहुत सारी बातें इस डिबेट में निकल कर आई। प्रखर श्रीवास्तव जी ने भी कई सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से अब दिल्ली में अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दो नाम जो हैं लगातार उनका जिक्र हो रहा है, आतिशी जी और सुनीता केजरीवाल जी। क्या लगता है दोनों में से ही अगर किसी एक को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली की राजनीति में काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये तो बड़ा मुश्किल है अभी कहना कि किसको बनाएंगे, क्योंकि दो बातें हो रही है कि 3-4 महीने के लिए किसी ऐसे आदमी को या महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो केजरीवाल साहब के कहने पे काम करे। मतलब जैसे कि अभी बिहार में हुआ था या फिर झारखंड में हुआ कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता फिर वो हटता नहीं है और उसके बाद बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो केजरीवाल साहब भी चाहेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसको जब वो कहें तो वो हट जाए। और उन्होंने पहले ही एक तरीके से कार्यकाल भी डिसाइड कर दिया कि चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो साफ स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव तक, और चुनाव में मैं फिर जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से फिर मैं अपने आप को बिल्कुल, कहते हैं ना कि अदालत में बड़ा समय लगेगा, जनता ने अगर हमें आशीर्वाद दे दिया, जनता के उससे चुन के आ गए हम, तो फिर सब कुछ माफ है। केजरीवाल साहब इसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको याद होगी, जेल जाने से पहले उन्होंने एक सर्वे कराया था, क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो केजरीवाल साहब अभी हो सकता है एक और सर्वे आए, चुनाव से पहले ही सर्वे आए, क्योंकि वो प्रोपोगेट करने में आसानी रहती कि जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो ये होगा कि क्या मैंने कोई घोटाला किया है या क्या मेरे पर कोई आरोप है या नहीं। इस तरीके से एक दोबारा से फिर एक सर्वे होगा, और क्या मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, क्या मुझे वोट देंगे। इस तरीके से ये सारी चीजें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। और तीसरी बात यह है कि अब बीजेपी के पास थोड़ा सा उनके ऊपर अटैक करने के लिए अब उतना मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि देखिए हमने पद की कोई लालसा नहीं थी, मैं जेल में इसलिए था कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। और जब अदालत ने हमें एक तरीके से नियमित जमानत दे दी, और उन्होंने, एक जज ने तो काफी हद तक बहुत कुछ कहा भी कि जो शर्तें लगाई गई हैं वो समझ से परे हैं। मैं जज हूँ इसलिए मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि डबल बेंच ने ही उस पर ईडी के केस में लगाई थी। तो अब ये सारी चीजें जनता के बीच में केजरीवाल साहब ले जाएंगे और बीजेपी के पास कम मौके होंगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो साफ कहेंगे देखिए पद मेरे लिए बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता, मैं तो सत्ता के लिए आया ही नहीं, मैं तो इस तरीके पद की कोई मुझे वो नहीं। तो वो नरेटिव सेट करने में एक कदम आगे निकल गए हैं। अब बीजेपी जो चाह रही थी, बार बार मांग कर रही थी, उनको खुद अंदाजा नहीं रहा होगा बीजेपी को कि ये हम जो मांग कर रहे हैं ये सही भी हो जाएगी, सच भी हो जाएगी। आज मैं आतिशी जी को सुन रही थी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अक्सर हम सुनते हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो आतिशी जी आज इस बात का जिक्र कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा नैतिकता कौन निभा रहा है कि वो सामने से आकर इस्तीफा दे रहे हैं। जाहिर है कि ये सब जनता के बीच जाने वाला है। एकदम दो नैरेटिव सेट करने में एकदम कामयाब रहे। एक तो ये कि देखिए मेरे ऊपर अगर
सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई करेगी तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं फाइट करूंगा और वो जेल से भी सरकार चला सकता हूँ। संवैधानिक तौर पर मुझे कोई खतरा नहीं। दूसरा, नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो ये दो नैरेटिव सेट करने में बिल्कुल कामयाब रहे केजरी साहब। ये बीजेपी को इसका अंदाजा भी नहीं रहा। बिल्कुल महेंद्र जी, और इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सच के लिए कुर्सी कुर्बान, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को ये ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष में हलचल जो है वो तेज हो गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद नई राजनीति का आगाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।